नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी के साथ करेंगे, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां अतीक अहमद का खास असाद ने खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं। तो गुंडा टैक्स न देने से नाराज असाद ने खुलेआम गुंडागर्दी की। करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके में युवक पर ईंट से हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ है। अतीक अहमद का खास असाद ने खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं। गुंडा टैक्स न देने से नाराज असाद ने खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए नजर आए। तो वीडियो में खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए अतीक अहमद का खास असाद नजर आ रहा है, जहां पर गुंडा टैक्स न देने से नाराज असाद ने खुलेआम गुंडागर्दी की है। तो करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके में युवक पर ईंट से हमला किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में किस तरह से अतीक अहमद के गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया है। तो वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अतीक अहमद का खास असाद ने खुलेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं, जहां पर वो करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके में युवक पर ईंट से हमला करता हुआ नजर आता है। तो वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद के खास गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया है। तो जिस तरह से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर यह माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता हुआ अतीक अहमद का खास गुर्गा असाद नजर आ रहा है, जहां पर उसने एक युवक पर ईंट से हमला कर दिया। और ये पूरा मामला आपको बता दें, करेली थाना क्षेत्र के ऐनुद्दीनपुर इलाके का है, जहां पर युवक पर ईंट से हमला करता हुआ अतीक अहमद का खास असाद नजर आ रहा है, जहां पर कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए और साथ ही गुंडा टैक्स न देने से नाराज होकर अतीक अहमद के गुर्गे की तरफ से ये हमला किया गया है। तो कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए अतीक अहमद का खास गुर्गा असाद नजर आ रहा है, जहां पर गुंडा टैक्स न देने की वजह से नाराज होकर युवक पर पत्थर से हमला किया जाता है। वायरल हो गई वीडियो, और वीडियो में जिस तरह से आप देख सकते हैं, जहां पर युवक पर ईंट से हमला कर दिया जाता है। तो करेली थाना क्षेत्र से जिस तरह से यह मामला सामने आया, जहां पर प्रयागराज में अतीक अहमद के खास गुर्गे की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में जिस तरह से वो युवक पर ईंट से हमला कर देता है, गुंडा टैक्स न देने की वजह से नाराज अतीक अहमद के खास गुर्गे की तरफ से ये हमला एक युवक पर ईंट के जरिए कर दिया जाता है। तो गुंडाई का वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ है, जहां पर पुलिस प्रशासन जिस तरह से कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो उसकी जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव जुड़े। अमित, जिस तरह से पूरा वीडियो सामने आया, क्या कुछ पूरा मामला है, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपराध है, जो बाहुबली अतीक अहमद का खास गुर्गा है, ये उनके लिए कई घटनाओं में ये रजिस्टर भी है और इसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे जो दर्ज है, उसके बावजूद एक बार और जेल की याचिका उसके बाद बाहर आ गया है। बाहर आने के बाद इससे लगातार गुंडागर्दी जो लगातार वो चालू है और लगातार लोगों को धमकी दे रहा है और गुंडा टैक्स वसूली कर रहा है। जो भी गुंडा टैक्स वसूली नहीं देता है उसके खिलाफ वो हमला करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है, उनको धमकाता है। और आवाज इसलिए नहीं उठ पाती क्योंकि ये इतने खतरनाक हैं कि किसी की भी हत्या ये कर सकते हैं। तो इस कारण से इनकी जो कोई भी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता है। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद से ही जो पीड़ित पक्ष है वो अभी काफी डरा सहमा है, वो लोग अभी सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई करती है। लेकिन सूत्रों की बात की जाए तो उनका कहना है कि हम थाने पे गए थे, एप्लीकेशन दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। अमित, क्या ये माना जाए क्या अतीक अहमद का खास होने की वजह से लोगों में डर का माहौल है और इस वजह से पुलिस किसी तरह की कार्रवाई करने से बच रही है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से ये घटनाक्रम हुआ है, ये अतीक अहमद का सबसे खास शूटर है कह सकते हैं इसको। और ये उनकी जो गैंग बनाया गया है, अभी इसका घर भी एक गिराया गया था, लेकिन उसके बावजूद ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न पुलिस और प्रशासन के ऊपर है कि क्या ऐसी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इसके 2 मकान गिरने थे, उसके बावजूद अभी तक सिर्फ 1 मकान गिरा है, 1 मकान अभी तक नहीं गिराया गया है। हो सकता है इसी के कारण उसका मनोबल बढ़ गया हो।
तो अभी देखना होगा इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन की तौर से की जाती है। अमित, क्या आपकी कोई बातचीत हुई है किसी पुलिसकर्मी से या किसी अधिकारी से? क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? क्योंकि वीडियो जो है वो तो वायरल हो गया है, तो उसके बिना पर क्या कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है? जी बिल्कुल, वहाँ के जो लोकल थाना है उनसे बात की गई थी। उन्होंने कहा कि साफ तौर से कि अभी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, न किसी ने ऐसी कोई शिकायत करी है, जिस कारण से अभी तक हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए। अगर कोई भी पीड़ित पक्ष सामने आता है या नहीं भी आता है, फिर भी हमें वीडियो उनको मिल गया है, उन्होंने कहा वीडियो मिल गया है, अब हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक बात की जाए कार्रवाई की, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है हुई है, जिसके कारण ये बाहुबली जो अतीक अहमद है, इनके जो गुर्गे हैं, लगातार प्रयागराज जिले में लगातार निस्तो नाबूद ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद ये जो गुर्गे हैं खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसी का खामियाजा है कि ये जो लोग फिलहाल हमें तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से वायरल वीडियो हो गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कि लखनऊ से आ रही, जहां पर कैंपल रोड पर भूमाफियाओं का बोलबाला है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त की, जहां पर कैंपल रोड पर बन रहा है अवैध कॉम्प्लेक्स। एलडीए की सीलिंग के आदेश के बाद भी निर्माण किया जा रहा है। जेई मोहन यादव पर भूमाफिया से मिली भगत का आरोप भी लगा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां पर कैंपल रोड पर भूमाफियाओं का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है, जहां पर एलडीए की सीलिंग के आदेश के बाद भी अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है और जेई मोहन यादव पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया गया। तो जिस तरह से एलडीए ने सीलिंग के आदेश दिए हैं, उसके बावजूद अवैध तरीके से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। जिस तरह से भूमाफियाओं का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है लखनऊ में, उसी तरह ये कहा जा रहा है कि जेई मोहन यादव पर भूमाफियाओं के साथ मिली भगत का आरोप भी लगा है। तो जिस तरह से लगातार भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, उसको देखते हुए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल जुड़े। अंकुश, जिस तरह से लगातार बात अगर भूमाफियाओं की करें तो उनके हमेशा से हौसले बुलंद रहे, और अब जिस तरह से एलडीए की सीलिंग के आदेश के बाद भी अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, किसी एलडीए की ओर से कार्रवाई के लिए आदेश तो किए जाते हैं, लेकिन वो आदेश जोन स्तर पर एक्सेस के पास जब पहुंच जाते हैं तो वो वहां पे दम तोड़ देते हैं जी। उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। सालों साल वो सीलिंग और ध्वस्तीकरण के आदेश जो है वो एलडीए की जोन ऑफिस में पड़े रहते हैं, दम तोड़ देते हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीलिंग और ध्वस्तीकरण के जो आदेश विहित प्राधिकारी कोर्ट द्वारा किए जाते हैं, तो आखिर उन पर जो है अमल क्यों नहीं किया जाता है? जी। तो साथ ही कहीं ना कहीं जो एलडीए के जेई और एक्सपीएन है, वो सब उसमें जो है उनके लिए कार्रवाई नहीं हो सकती है, कार्रवाई नहीं होती कुछ लोग से, वो सावधान की वजह से ये कैंपल रोड पर आजाद नगर सिरहाइट पर ये कॉम्प्लेक्स बन रही है काफी चीजों से, और देखते ही देखते सड़क से ये खड़ा होकर 4 मंजिल का कॉम्प्लेक्स। जी अंकुश, जिस तरह से ये आरोप लग रहा है जेई मोहन यादव पर कि उनकी भी मिली भगत है भूमाफियाओं के साथ, तो क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? क्या एलडीए की तरफ से किसी तरह का आश्वासन दिया गया है? क्या बातें कही गई हैं? देखिए, क्योंकि जिस तरह से अवैध निर्माण खड़ा हो जाता है तो साफ है कहीं ना कहीं इसमें जो क्षेत्रीय जनता है वो मिलीभगत करके पैसा ले देकर जो है उसको पास करवा देते हैं। उसके बाद जब कहीं से शिकायत आती है तो उसको जो है सीलिंग के आदेश से कार्रवाई आदेश दिए जाते हैं। जी, फिलहाल अंकुश तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ की खबर चलने के बाद हड़कंप मच गया है। तो खबर चलने के बाद लाइन हाजिर हुए हैं एसएचओ सिंगाही प्रदीप कुमार सिंह। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, एसएचओ का युवक को धमकाने का ऑडियो वायरल हुआ था। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां शराब माफिया की मदद करने के एसएचओ पर आरोप भी लगे थे। तो आईजी लक्ष्मी सिंह ने जांच में दोषी पाए जाने पर एसएचओ पर कार्रवाई की बात कही है। तो जिस तरह से जेके 24/7 न्यूज ने इस वीडियो को प्राथमिकता से दिखाया, तो जहां पर ये माना जा रहा था कि शराब माफिया की मदद कर रहे एसएचओ पर गंभीर आरोप भी लगे, और साथ ही खबर चलने के बाद एसएचओ सिंगाही प्रदीप कुमार सिंह लाइन हाजिर हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, जिस तरह से जेके 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ की खबर चलने के बाद सिंगाही प्रदीप कुमार सिंह लाइन हाजिर कर दिए गए। तो जिस तरह से आईजी लक्ष्मी सिंह ने जांच में दोषी पाए जाने पर एसएचओ पर कार्रवाई की बात भी कही है। तो जिस तरह से कल
अगर बात की जाए जिस तरह से वो वीडियो हमने दिखाया था जहां पर ये कहा जा रहा था कि शराब माफिया और पुलिस गठजोड़ की खबर जिस तरह से हमने दिखाई थी, उसके बाद JK 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां पर खबर चलने के बाद लाइन हाजिर हो गए हैं SHO सिंगाही प्रदीप कुमार सिंह। तो जिस तरह से कार्रवाई की बात अब IG लक्ष्मी ने कही है, जिस तरह से शराब माफियाओं की मदद करने का उन पर आरोप लगा था, जिस तरह से वो दोषी पाए गए हैं, उसके बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया, साथ ही कार्रवाई की बात भी कही गई है। वहीं बुलंदशहर में JK 24/7 न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल प्रशासन ने कोविड-19 गाइडलाइंस को दरकिनार कर बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल की बॉलीवुड नाइट का आयोजन कराया था, जिसमें हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। हजारों की भीड़ में न लोगों के मुंह पर मास्क था और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया गया। इस खबर को JK 24/7 न्यूज ने प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और होने वाले उदित नारायण, असित त्रिपाठी और कैलाश खेर की बॉलीवुड नाइट के आयोजन को रद्द कर दिया गया। होली के त्योहार और आगामी चुनाव को देखते हुए प्रशासन शराब माफिया के खिलाफ पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई 5 लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग ने सरकारी ठेकों पर छापेमारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कानपुर देहात के कस्बा पुखराया में तहसीलदार भोगनीपुर रामशंकर वर्मा और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान शराब की दुकानों की चेकिंग की गई। फिलहाल चेकिंग के दौरान शराब ठेकों में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई, लेकिन त्योहार और चुनाव को देखते हुए तहसीलदार भागनीपुर रामशंकर वर्मा ने शराब ठेका संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि शराब ठेकों पर किसी भी तरीके की अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर आए थे, उनके साथ 3 दुकानों जो पुखराया क्षेत्र में चल रही हैं उनका निरीक्षण किया गया और चेकिंग के दौरान कोई ऐसी अनियमितता नहीं पाई गई है। इस तरह की जांच त्यौहार होली के देखते हुए लगातार जारी रहेगी और कहीं भी अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आज किस तरह की कार्रवाई की गई है? शासन की मंशा के अनुरूप अभी जहरीला कांड हुआ है, कई जनपदों में सुनने में आया है। उसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी कानपुर देहात के आदेश निर्देशों के अनुसार जनपद कानपुर देहात से ठेके चेक कराए जा रहे हैं, जिनमें आबकारी और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीमों के द्वारा ठेकों के चेक कराया जा रहा है, जिससे कोई भी नकली अवैध माल दुकानों के अंदर न हो। अभी हमने प्रशासन और आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा ठेके चेक किए गए हैं, जिसमें कोई भी अवैध शराब नहीं पाई गई है और शासन की मंशा में यह अभियान लगातार जारी रहेगा और लगातार चेक कराया जा रहा है। तो होली के त्योहार और जिस तरह से आगामी चुनाव है उनको देखते हुए शराब माफियाओं के खिलाफ पूरी तरीके से अब जिस तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है, वहीं चित्रकूट में जहरीली शराब से हुई 5 लोगों की मौत के बाद पूरे प्रदेश में आबकारी विभाग ने सरकारी ठेकों पर छापेमारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में कानपुर देहात के कस्बा पुखराया में तहसीलदार भोगनीपुर रामाशंकर वर्मा और आबकारी टीम ने छापेमारी की। इस दौरान शराब की दुकानों की चेकिंग की गई। फिलहाल चेकिंग के दौरान किसी भी तरीके की कोई अनियमितता नहीं पाई गई, लेकिन त्योहार और चुनाव को देखते हुए तहसीलदार भोगनीपुर रमाशंकर वर्मा ने शराब ठेका संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि शराब ठेकों पर किसी भी तरीके की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जिस तरह से होली का त्योहार नजदीक है, चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के अब बात अगर की जाए ठेकों की तो उन पर जांच की जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। किसी भी तरीके की अनियमितता अगर बढ़ती जाती है तो उसको लेकर के सख्त हिदायत जो है वो दे दी गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देती नहीं थकती, वहीं दूसरी ओर अपराधी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां दबंगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। दबंग की गुंडई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल दबंग नीरज शर्मा ने अपनी कार को एक दुकान के सामने पार्क कर दिया। दुकानदार ने इसका विरोध किया तो दबंग नीरज शर्मा ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई कर दी। दुकान लगाए तो कई गाने की हमने कई गाड़ी भैया आगे पीछे बढ़ाए ले तो कई माफी गाड़ी देन लगो तो
अब तो हमन गाड़ी नहीं तो हमारे लिपटी का अब तालेवर को नीचे तो माने के हमारी मारो उठा भैंसी घोसी दई जा। किन लोगों ने मारा था? तालेवर को नीचे जा एक बार के तन गंजड़ी है तो अच्छा शर्मा ये कहाँ का मामला है? रामलीला ग्राम आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? चित्रकूट में जहां जहरीली शराब से 5 लोगों की जिंदगी निकल ली, वहीं कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। इस बीच कुशीनगर में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। विष्णुपुरा थाना के गोविंदपट्टी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां बड़ी संख्या में सरकारी शराब का रैपर, बारकोड और ढक्कन बरामद किए गए। साथ ही 400 लीटर अवैध शराब भी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 देशी तमंचा और कार बरामद की गई। विभागों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो तो ऐसी घटनाएं ना हो, तो वही कोऑर्डिनेशन बेटर करने के लिए मैं आज आया था और सभी अधिकारियों को साथ में बिठा के मैंने जो डायरेक्शंस आए हैं ऊपर से उसको सबको पढ़वाया और उसका मैंने रिमाइंड कराया सबको कि इस तरह की कार्रवाई हमको यहाँ करनी है ताकि यहाँ पर पीसफुल हम सारे त्यौहार और आगे की कार्रवाई हम कर सकें। कहाँ पे? जो मैं बता रहा। हाँ मैं जी, तो उसमें भी हमने आज बहुत विस्तृत तरीके से उस पर चर्चा की है और हम आगे उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करती हो, लेकिन सिस्टम में बैठे सरकारी नुमाइंदे सीएम योगी के अरमानों पर पानी फेरने लगे हैं। ताजा मामला बहराइच जिले से सामने आया, जहां जिला खाद्य अधिकारी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा। दरअसल बहराइच के एक तेल व्यापारी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तेल व्यापारी ने डीओ विनोद कुमार शर्मा से अवैध वसूली और उत्पीड़न से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए। व्यापारी ने खाद्य अधिकारी विनोद कुमार शर्मा पर प्रतिष्ठानों से 10,000 प्रतिमा वसूलने के आरोप लगाए हैं। साथ ही अवैध पशु काटान के नाम पर मोटी रकम लेने का आरोप भी लगाया। अवैध अधिकारी विनोद कुमार शर्मा जी द्वारा तेल के मशीन जो लगाए हुए हैं, इनको पीड़ित करते हुए हर माह 10,000 रुपए की उगाही न देने पर उनका नमूना भरा जाना, सैंपलिंग करना और तमाम अभद्र भाषा का प्रयोग करना। जैसे वो कहते हैं कि आप कटुआ हैं, आपको काम नहीं करने देंगे। और मैं कानपुर में इसके पहले तैनात था, जहां पर ये कहते हैं कि मुझे शराब और शराब की दोनों व्यवस्था बड़े व्यापारियां करे करते थे। आप लोग भी इस तरीके से, तो क्या मैं इनकी दलाली करूं, लड़कियां सप्लाई करूं? पिछले बार जो है मैं इनको दीपावली में 30,000 रुपए दिए, फिर इस होली में 50,000 रुपए मांग रहे थे। न देने पर हमको ये 4 नमूने भरे, जिसको लैब भेजा गया है, जबकि मेरा तेल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मैं आप कटुआ हैं, आपको काम नहीं करने दूंगा और आप 10,000 रुपए महीने दीजिए, तब आपको काम करना, वरना जेल भिजवा दूंगा। तो तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा जुड़े। अजय, जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल हुआ जिसमें तेल व्यापारी ने डीओ विनोद कुमार शर्मा पर अवैध वसूली और उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगाए, क्या कुछ पूरा मामला है, उसके बारे में जानकारी दीजिएगा। निश्चित तौर से ये बहराइच जिले की सबसे बड़ी खबर है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी सबसे चुनौतीपूर्ण खबर है। जिस माध्यम में कि उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करती है, लेकिन बहराइच जिले में जो खाद्य विभाग का अधिकारी है विनोद कुमार शर्मा, जिसका नाम है, ये अभिजीत अधिकारी कहते हैं, इसे फूड विभाग का जो ऑफिसर है, फूड लाइसेंस जारी करता है, इसने अपने कार्यकाल में हजारों लोगों का अवैध फूड लाइसेंस भी जारी किया है और तमाम अवैध धार्मिक स्थलों पर इसने तमाम ऐसे लाइसेंस जारी कर दिए जहां पर बड़े पैमाने पर पशुओं की अवैध कटान होती है, उनके नाम पर भी इसने गोरा धंधा चलाया है। इसकी तमाम शिकायतें हुई हैं। उसके साथ साथ इसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि विनोद शर्मा ने अकूत संपदा बहराइच जिले में तैनात होने के दौरान इकट्ठा कर लिए। प्रदेश के तमाम जिलों में इसके खाते होने की भी सूचना मिल रही है। उसके साथ तो जिस तरह से तमाम गंभीर आरोप लगाए, तो कार्रवाई किस तरह से की जा रही, क्या कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया?
अभी चूंकि व्यापारी ने इसके विनोद कुमार शर्मा जो खाद्य विभाग का अधिकारी है इसका खिलाफ वीडियो जारी करके बयान जारी किया है, क्योंकि जब उसकी आवाज कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उसने सोशल मीडिया पर अपने इस विभाग के भ्रष्टाचार करने वाले इस खाद्य विभाग के भ्रष्टाचारी विनोद कुमार शर्मा के गोरखधंधे का खुलासा किया है कि बहराइच जिले में किस तरीके से बड़े पैमाने पे तमाम विभागों का सिंडिकेट बनाकर ये विनोद कुमार शर्मा अवैध वसूली कर रहा है। इसमें अजय शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हमीरपुर जिले में एक वृद्ध महिला की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। वृद्धा घर पर अकेले रहती थी। महिला का शव बेड के नीचे खून से लथपथ मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की बेटी के तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल हत्यारा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी पकड़ के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बॉडी पड़ी हुई है। कल शाम 4 बजे के आसपास तक इनको देखा गया था। शाम को 6:30 बजे कोई इनका दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा नहीं खुला था। आज सुबह भी जब नहीं निकली हैं तो गांव वालों को शंका हुई तो मतलब खिड़की से देखे हैं तो ये पड़ी थी बेड के पास। लोग छत के रास्ते दरवाज़ा खोलकर अंदर आए हैं, देखे हैं तो इन डेथ पड़ी थी। पुलिस को सूचना पर पुलिस यहाँ मौके पर आई तो देखा कि इनको गले में चोट लगी है और सिर में चोट लगी है। गले में नीलगू का निशान है, तो लगता है किसी ने इनकी हत्या किया है। इस संबंध में इनकी लड़की के द्वारा हत्या की तहरीर दी गई, जिस पर FIR पंजीकृत की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। विवेचना में जो भी तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे उनके आधार पर। विश्व जल दिवस पर जालौन में विलुप्त होती नदी के संरक्षण का कार्य शुरू किया गया। शासन की ओर से चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के तहत सदर विधायक और डीएम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायक गौरी शंकर वर्मा और डीएम प्रियंका निरंजन ने नदी में फावड़ा चलाकर श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने नदी और जल संरक्षण की इस मुहिम में लोगों से जुड़ने की अपील भी की। आपको बता दें कि जालौन से निकली नूल नदी विलुप्त होती जा रही है। एक समय में जालौन के 69 किलोमीटर के दायरे में फैली इस नदी से करीब 30 गांवों की फसलें सिंचित होती थी। जो नदी, तालाब इत्यादि प्राकृतिक इकाइयाँ हैं, ये सब वर्षा जल के संरक्षण के बहुत अच्छे माध्यम है। यहाँ जालौन जिले की एक बहुत पुरानी नून नदी थी जो कि 2 स्थानीय नालों को मिलकर बनती थी और इस स्थानीय क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती थी। लेकिन समय के साथ इसमें बहुत सिल्टिंग हो गई है, नदी का स्वरूप कहीं खो गया है। तो नदी को अपने मूल स्वरूप में स्थापित करने के लिए हम आम जन सहभागिता और मनरेगा का प्रयोग करते हुए इस नदी के पुनरुज्जीवन का अभियान हमने माननीय प्रधानमंत्री के और माननीय मुख्यमंत्री की पहल के अंतर्गत शुरू किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि वर्षा काल से पहले नदी के मूल स्वरूप को लाने में काफ़ी हद तक हम अपने प्रयास करेंगे। और ये नदी, नून नदी जो है 69 किलोमीटर जहाँ से शुरू हुई है और बेतवा तक 69 किलोमीटर की ये नदी है। और इस नदी के आसपास 30 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं, वहाँ से होकर ये गुजरती है। उन ग्राम पंचायतों का में सिल्ट मट्टी जम गई है, पन्नी आ गई हैं, इसलिए वो उनका स्रोत बंद हो गए थे, इसलिए वो सूख गई हैं सब नदियाँ। इसलिए देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नदियों को साफ़ करके, उनकी मट्टी को साफ़ करके जो वर्षा का पानी हो उस नदी में संरक्षण हो और उस नदी में जब पानी रुकेगा तो वाटर लेवल अपने आप ठीक रहेगा। योगी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष पर तंज कसा। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा था कि अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिस पर मोहसिन रजा ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। वहीं मोहसिन रजा ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उनके बारे में क्या कहा जाए, जो लोग सत्ता से बाहर होते हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, और सत्ता से क्यों बाहर हैं, वो अंधेर नगरी और चौपट राजा वाले लोग थे, इसीलिए वो सत्ता से बाहर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का लगातार विवादित बयान आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरल और आसान बहुत जरूरी है। मुसलमानों को बड़े होटलों और हमारी जानों में शादी नहीं। देर आए दुरुस्त आए, और मैं तो हमेशा से कहूंगा कि सर्व समाज के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपको आज याद आया है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने सरकार और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को अनुसरण किया है, तभी उनको याद आया है। तो हम तो अच्छे कार्य करते हैं, इसीलिए हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए काम करते हैं। और उन्होंने ये भी किया कि अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार करें। सबसे पहले तो जिन्होंने कहा है उन्हें करना चाहिए। यूपी में विधानसभा चुनाव का 1 साल से कम वक्त रह गया, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को जोड़ने की शुरुआत की।
इसी कड़ी में कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की प्रदेश उपाध्यक्ष पंखुड़ी पाठक ने बरेली पहुंची और सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को जोड़ने की शुरुआत की। पंखुड़ी पाठक ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा युवा वर्ग को कांग्रेस से जोड़ने का लक्ष्य है। पिछले कुछ समय में भाजपा के झूठों को, उनके असत्य को, उनके झूठे प्रचार को, प्रोपेगेंडा को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की टीम लगातार कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आप सभी ने देखा होगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें लेखपाल की नौकरी सरकार द्वारा मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हल्ला मचाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया के जो साथी थे वो सबसे आगे थे और इस बात को उजागर किया गया कि पूरी योगी सरकार में लेखपाल की कोई भी भर्ती नहीं निकली है। जहां गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग में आउट हुए हैं 3 आईपीएस, तो तीनों को सरकारी सेवा के लिए दी गई है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बड़ी जानकारी, तीनों आईपीएस पर थे गंभीर अनियमितताएं बरतने का आरोप। तो अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर पर आरोप लगे थे। तो बड़ी जानकारी, गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग से आउट हुए हैं 3 आईपीएस अधिकारी, तो तीनों को सरकारी सेवा के लिए दी गई है अनिवार्य सेवानिवृत्ति। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षत दत्त जोशी जुड़े। अक्षत, जिस तरह से अब सरकार की स्क्रीनिंग से 3 आईपीएस अधिकारियों को आउट कर दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी दीजिएगा। अब बिल्कुल कीर्ति, देखिए ये दिल्ली गृह मंत्रालय की स्क्रीनिंग लगातार आईपीएस के ऊपर की जाती है। जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, उनके ऊपर गृह विभाग लगातार स्क्रीनिंग करता है। खास तौर पे ये स्क्रीनिंग उन अधिकारियों के लिए की जाती है पूर्व में जिनके ऊपर आरोप लगे होते हैं या जिनकी स्थिति संदिग्ध होती है। तो ऐसे आईपीएस आईएएस अफसरों की लगातार गृह मंत्रालय स्क्रीनिंग करता है, जिसमें आपको बता दें कि यूपी के 3 आईपीएस हैं जिनके स्क्रीनिंग में आउट किया गया है, जिनको गृह मंत्रालय ने बताया है कि ये अनियमितता के अनुसार इनको अनुपयुक्त पाया गया, इनको नौकरी के लिए, सरकारी सेवाओं के लिए इनको अनुपयुक्त पाया गया है। जिसमें अमिताभ ठाकुर हैं जो कि आईजी रूल्स एंड मैनुअल्स हैं, साथ ही राजेश कृष्ण हैं जो कि सेना नायक हैं 10वीं बटालियन बाराबंकी में, वहीं तीसरे जो हैं राकेश शंकर हैं जो कि डीआईजी स्थापना है वर्तमान में। तो ये तीनों ही आईपीएस हैं जिनको गृह मंत्रालय ने इनको आउट कर दिया है अपनी स्क्रीनिंग में। इनको अनियमितता बरतने के चलते इनको अनुपयुक्त पाया गया नौकरी के चलते। मामले कौन से हैं जिनके तहत इनको आउट कर दिया गया है, इन तीनों आईपीएसओ को आउट कर दिया गया है? कौन सी अनियमितताएं बरती गई थी इनकी तरफ से? आप बिल्कुल कीर्ति, देखिए अमिताभ ठाकुर के ऊपर तो सपा सरकार से ही कई मुकदमे चल रहे थे, कई उनके ऊपर जांचें बैठी हुई थी, एसआईटी उनके ऊपर लगातार जांच कर रही थी, उनका विभागीय जांच उनके ऊपर चल रही थी अखिलेश सरकार में। उसके बाद राजेश कृष्ण की अगर बात करें तो वो जब आजमगढ़ में पुलिस भर्ती हुई तो उसमें घोटाले के मुख्य आरोपी थे। वहीं अगर राकेश शंकर की बात करें तो देवरिया शेल्टर होम प्रकरण में उनकी भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। तो ये तीनों ही आईपीएस जो है इनकी भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध थी, इनके ऊपर आरोप। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।